नमस्कार। मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं सूत निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगी कि सूत का निर्माण रेशों से कैसे होता है। आप जानते हो कि रेशा धागा बनाने की प्रथम इकाई है। धागे की निर्माण प्रक्रिया ही कताई प्रक्रिया कहलाती है, जिसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इसलिए वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागों का निर्माण होता है। रेशे विशेषकर प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, लिनन, कटे फटे कोकूनों से प्राप्त रेशम इत्यादि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रहते हैं और इन्हें एकत्रित करके विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा साफ सुथरा किए करते हैं। इसके बाद इन रेशों को एक दूसरे के पास सटा कर समानांतर रखते हुए बट लेते हैं। जब बटते हैं तो बटाई के दौरान धागों में ऐंठन पड़ जाता है और रेशे की कताई होते जाती है और इसके कारण ही जो आप लंबाई जितने भी वांछित लंबाई के आप धागे प्राप्त करना चाहते हो उनको बट करके ऐंठ करके आप प्राप्त कर सकते हो। बोलो पापा को बंद करें। फिर है धागे की बटाई के साथ साथ रेशों को आपस में सटाकर खींचते हैं, जिसे हम ड्राइंग आउट कहते हैं। इस प्रकार खींचना, ऐंठन देना और बटना ये तीनों ही क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। फलतः कताई प्रक्रिया पूर्ण होती है और अविरल लंबाई के धागों का निर्माण होता है। अब इन धागों को ताने बाने के रूप में एक साथ बुनकर, गूंथकर अथवा फंसाकर वस्त्र निर्माण करते हैं। तो हम सूत को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि रेशे को पास पास सटाकर समानांतर करके उन्हें खींचकर ऐंठन व बल देकर बटते हैं, जिससे अविरल लंबाई के धागों का निर्माण होता है, जिसे हम यार्न या सूत या धागा कहते हैं। यार्न इज द जेनेरिक नेम फॉर एन assemblage ऑफ फाइबर्स दैट आर लेड और ट्विस्टेड टुगेदर। A yarn may be as important in determining the fabric characteristics as the fiber, the weave और the finish। सूत के प्रकार पर वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है। अगर सूत, जिसे आप धागा कह सकते हैं, अगर मोटा होगा, कड़ा होगा, रुक्ष होगा, खुरदरा होगा, चमकहीन होगा, तो उससे जो वस्त्र बनेंगे वह भी रुक्ष, मोटे, खुरदरे सतह वाला और चमकहीन होंगे। इसलिए अगर चिकना सूत होगा, कोमल होगा, मुलायम होगा, बारीक होगा, चमकदार होगा, तो उससे चिकने, चमकदार, सुंदर और मुलायम वस्त्रों का निर्माण होगा। तो आप ये समझिए कि जैसा रेशा होगा वैसा ही उससे सूत का निर्माण होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइबर्स एंड द वे दे आर असेंबल्ड डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यार्न। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यार्न एंड द वे दे आर असेंबल्ड डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैब्रिक। आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से रेशा होगा उसी प्रकार से उससे सूत बनेंगे और उसी प्रकार से उसका वस्त्र बनेंगे। इसी कारण आप देखते होंगे कि रेशम का रेशा अत्यंत बारीक, कोमल, मुलायम, चमकदार होता है, तो उससे उसका सूत भी उतना ही सॉफ्ट, उतना ही चमकदार और उतना ही अच्छा होता है, बारीक होता है। और उससे बने हुए जो वस्त्र होते हैं आपको रेशमी वस्त्र, वो भी उतना ही सुंदर होते हैं। तो आप ये देखते हैं और जानते हैं कि रेशा चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनके जो विशिष्ट गुण हैं वो वस्त्र में समाहित हो जाते हैं। जैसे कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र, चाहे उसे ऊन के रेशों या टेरिलिन के रेशों के साथ मिलाकर वस्त्र निर्माण करें, तो उसमें शीतलता, अवशोषकता और मजबूती का गुण अवश्य ही आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप रेशमी रेशे को आप नायलॉन के रेशे के साथ या ऊन के रेशों के साथ अथवा कपास के रेशे के साथ मिलाएंगे, तो रेशम का जो अनोखा गुण है, अनोखी चमक है, उसकी सूक्ष्मता है, उसकी बारीकी है, उसकी मुलायमियत है, वह भी उस वस्त्र में आ जाएगा और इससे अत्यंत सुंदर और अलौकिक वस्त्रों का निर्माण होगा। इसी प्रकार से ऊन का रेशा से अगर आप ऊनी धागा बनाते हैं और ऊन का कपड़ा बनाते हैं, तो ऊन का जो गर्माहट वाला गुण है वह उस धागा में और उस वस्त्र में भी आ जाएगा।
इसका जो मैंने आपको बताया विशिष्ट गुण रेशों से धागों में और धागों से वस्त्र में आ जाता है, क्योंकि रेशा क्लोथिंग टेक्सटाइल का प्राइमरी यूनिट है। तो जैसा रेशा होगा वैसा ही धागा होगा और वैसे ही उससे बने परिधान होंगे। रेशों के विशिष्ट गुणों के अतिरिक्त उनकी तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्थता जिसको मैंने बताया था इलास्टिसिटी के बारे में, लचक, अनम्यता प्लायबिलिटी, प्रतिस्कंदता रेजिलियंसी आदि भी धागे निर्माण के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। धागे निर्माण में रेशों को काफ़ी खींचातानी, दबाव, झटके आदि सहन करने पड़ते हैं। इसलिए जब भी रेशा से हम धागा बनाते हैं, अगर उसमें उस धागे में खींचातानी, झटका और दबाव सहन करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होगी, तब तक उससे अच्छे वस्त्र नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब खींचातानी होगा, झटका होगा, दबाव होगा, तो उस दौरान धागे बार बार टूट जाएंगे और जिन्हें बार बार जोड़ना संभव नहीं होगा। इस कारण वस्त्र निर्माण क्रिया कठिन हो जाएगा। वर्तमान में आप देखते हैं कि रेशों को संग्रहित करने से लेकर वस्त्र निर्माण का कार्य मशीनों द्वारा संपन्न होता है, लेकिन पहले सभी कार्य मैन्युअली मतलब हाथ से संपन्न होते थे, जिसमें अधिक श्रम, शक्ति और समय व्यय होता था। धागे निर्माण से पूर्व मानव चटाई, टोकरी, रस्सी आदि हाथ से ही बटकर ऐंठन देकर बनाते थे, परंतु हाथ से ऐंठन देने, बटने आदि में काफ़ी श्रम, समय और शक्ति खर्च होती थी। धीरे धीरे उनकी बुद्धि तीव्र होती गई और उन्होंने धागों का निर्माण किया और फिर धागों से उन्होंने वस्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार से पहले आप भी देखते होंगे महात्मा गांधी का जो चरखा है, जो तकली है ना, हमारा जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस दौरान स्वदेशी वस्त्रों का चलन था और लोग क्या करते थे, खादी के कपड़े पहनते थे। तो घर में महिलाएं भी, पुरुष भी तकली से धागे को, जो आपके कपास के रेशे थे उनसे वो धागे बनाते थे और उन धागों से फिर वस्त्र बनता था करघा पर जा कर के। तो तकली धागे निर्माण का पहला यंत्र था और इसी समय चरखे का भी आविष्कार हुआ था, जिससे तकली से भी कम समय, शक्ति और श्रम में अत्यधिक धागे का निर्माण होने लगा था। तो तकली और चरखा वस्त्र निर्माण की अत्यंत प्रारंभिक आपका इक्विपमेंट कह सकते हो, यंत्र कह सकते हो। आप लोगों ने तकली नहीं देखा होगा, लेकिन हमने तकली और चरखा दोनों ही देखा है और हमारे स्कूल में तकली से, रुई के पोनी से धागे बनवाए जाते थे और स्कूल में जमा करना होता था। तो तकली क्या होती है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तकली, इसमें धातु से निर्मित 7 इंच की एक लंबी छड़ होती थी और इस छड़ के निचले सिरे पर एक गोलाकार चकती, जिसको हम डिस्क कहते हैं, लगी होती थी। छड़ के ऊपरी सिरे पर एक हुक लगा होता है और इसी हुक द्वारा रेशों को फंसाते हैं और जब रेशों को फंसाते हैं तो उसको तकली को घुमाते हैं। रुई की पोनी को हुक से फंसाकर थोड़ी लंबाई तक खींचते हैं और कुछ लंबाई तक रेशे जब खींच जाते हैं तो तकली को हाथ से घुमा देते हैं, जिससे तकली तेज़ी से घूमती है और जैसे जैसे तकली घूमते जाती है धागों का निर्माण होता जाता है। साथ ही धागों में बल भी पड़ते जाती है और धागे बटने के पश्चात इन्हें तकली के, जो आपको मैंने बताया गोल जो चक्कती होती है, जो डिस्क होता है, उस पर हम लपेट लेते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं और निर्मित धागे को चकती पर लपेटा जाता है। जब चकती पूरी तरह धागे से भर जाती है तो इसकी एक लच्छी बना ली जाती है और अब यह लच्छी वस्त्र बुनाई हेतु तैयार होता है। तो जो पहले महिलाएं घर में बैठी रहती थी या पुरुष घर में बैठे रहते थे, तो हर घर में एक काम होता था कि तकली से हमें क्या करना है, धागे को तैयार करना है। लेकिन इस तकली से धागे को तैयार करने में बहुत टाइम लगता था और जो आपके धागे भी बनते थे उस सम एक जैसे उनकी मोटाई हर जगह नहीं होती, कहीं पतला हो जाता था, कहीं मोटा हो जाता था और ऐंठन भी हर जगह समान नहीं होता था, कई जगह टूट जाता था, बार बार उसको जोड़ना पड़ता था। तो तकली ज़्यादा चल नहीं पाया। उसके बाद चरखे का आविष्कार हुआ। अब हम चरखा देखते हैं, चरखा से कैसे सूत को काता जाता था। देखिए, चरखा द्वारा सूत की जो कताई है, यह भी पुरानी विधि है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्वदेशी वस्त्र निर्माण हेतु घर घर में चरखा द्वारा सूत कताई का कार्य संपन्न होता था।
आज भी सूत कताई के लिए चरखा का काफ़ी महत्व है, परंतु आरंभिक चरखा बनावट और कार्यप्रणाली की दृष्टि से आज के चरखे की अपेक्षा अत्यधिक अपूर्ण और अविकसित था। इसके बाद रेशों से धागों के निर्माण की प्रक्रिया को बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि कैसे रेशों से धागों का निर्माण होता है। अब हम रेशों से धागों के निर्माण के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक